जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर। विषय है उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग एक्ट 1972। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 47 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग जरूर देखें तथा अभी तक जिन व्यक्तियों द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना जरूर मिल जाए। आते हैं विषय पर। आज का विषय है अध्याय 5 और अध्याय 5 में हम लोग चूंकि सारे जितने भी अध्याय 5 में बातें कही गई हैं सब किराएदार के अधिकारों के बारे में बातें कही गई हैं कि किराएदार को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे धारा 29 और धारा 29 कैपिटल ए का। बाकी के अन्य वीडियो में अन्य चर्चा करेंगे कि एक सिग्मी किराएदार का क्या अधिकार होता है, क्या वो रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता है, या कोई प्रभार है जैसे लाइबिलिटी है तो किराएदार के ऊपर रहेगी कि मकान मालिक के ऊपर रहेगी, जैसे सुख सुविधा से संबंधित है, मरम्मत से संबंधित है, तो उसको हम लोग देखेंगे अलग वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज केवल धारा 29 और 29 कैपिटल ए का चर्चा करेंगे। तो 29 में जो बातें कही गई हैं वो ये कही गई हैं कि कोई सामूहिक उपद्रव के कारण से यदि कोई मकान में क्षति हो जाती है तो उसमें किराएदार को क्या अधिकार होगा। और इसी का धारा 29 का उपधारा 2 ये बताता है कि कोई प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार का मकान में कोई क्षति हो जाता है तब उसके लिए क्या जो है अधिकार होगा। तो धारा 29 का उपधारा 1 ये कह रहा है कोई सामूहिक उपद्रव के कारण उसके मकान में तोड़फोड़ हो जाता है या कोई त्रुटि हो जाती है तो उसमें किराएदार को यह अधिकार होगा कि लिखित सूचना देकर मकान मालिक को 6 महीने के भीतर वो जो क्षतिग्रस्त हुआ है मकान उसको ठीक करा ले, मरम्मत करा ले और वो फिर वह किराएदारी के अधीन ही माना जाएगा वो जो मरम्मत कराया गया होगा। और उपधारा 2 इसका कह रहा है कि यदि कोई आकस्मिक कोई ऐसी आपदा आ जाती है जैसे बहुत बारिश हो जाने के कारण या कोई अग्नि से या कोई ऐसा प्राकृतिक आपदा आ जाता है उसके कारण से यदि मकान में कोई त्रुटि हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाता है तो 1 महीने के भीतर मकान मालिक को सूचना देकर के 1 महीने के भीतर किराएदार को यह अधिकार होगा कि उसमें अपना निर्माण करा ले और वो जो निर्माण कराएगा वो पूर्वजों का अधीन है और वो उस किराए के ही अधीन माना जाएगा। धारा 29 कैपिटल ए में ये बातें कही गई हैं कि अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं कि मकान मालिक को मकान के विरुद्ध किराएदार को जो प्रोटेक्शन मिला था यहाँ पे भूमि शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब कि किराएदारी कोई ऐसी है जो भूमि के संबंध में है। अभी तक हम लोग मकान के संबंध में देखते आए हैं कि ये भूमि के संबंध में है और 29 कैपिटल ए कह रहा है कि उसी प्रकार से लागू होगा जिस प्रकार से भवन के संबंध में लागू होता है। मतलब ये धारा भूमि के संबंध में एक किराएदार को बेदखल करने से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। और इसमें यह कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात जो भी स्थिति हो कोई भूमि यदि किराए पर दी गई है किसी किराएदार को तो मकान मालिक को जो अधिकार होगा धारा 20 के सब क्लास 2 में खाली कराने का वही आधार यहाँ पर भी होगा और उस तरीके से खाली करा सकता है। किंतु यदि किराएदार द्वारा उसको वार्षिक जो किराया है उसका बढ़े हुए किराए से 10% और जो वकील के खर्च हैं वाद व्यय हैं यदि मुकदमा दाखिल करने पर यदि प्रस्ताव दिया जाता है जमा कर दिया जाता है न्यायालय में तो फिर उसको बेदखल नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बातें कही गई हैं धारा 29 कैपिटल ए में। तो हम लोग धारा 29 और धारा 29 कैपिटल ए को एक एक करके पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। धारा 29 का उपधारा 1 कह रहा है कि यदि सामूहिक उपद्रव के क्रम में किए गए रिष्टि अथवा अन्य अपराध किए जाने के फलस्वरूप किराएदारी के अंतर्गत कोई भवन पूर्णतः या अंशतः नष्ट हो जाए तो किराएदार को ऐसी क्षति से 6 महीने की अवधि के भीतर उस भवन को पूर्णतः या अंशतः जैसी दशा हो अपने व्यय पर पुनः निर्माण कराने का अधिकार होगा। यह अधिकार की बात कर दिया। इसका प्रोविजो कह रहा है कि प्रतिबंध यह है कि ऐसी क्षति स्वयं किराएदार के त्रुटिपूर्ण कार्य या चूक के कारण हुई हो तो वह इस उपबंध का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा। अब उपधारा 2 इसका कह रहा है कि यदि अग्नि, तूफान, बाढ़ अथवा अतिवृष्टि के फलस्वरूप किराएदारी के अंतर्गत कोई भवन पूर्णतः या अंशतः नष्ट हो जाए
तो किराएदार को ऐसी क्षति के 1 महीने की अवधि के भीतर मकानदार को लिखित सूचना देने के बाद उस भवन को पूर्णतः या अंशतः जैसी भी दशा हो अपने व्यय पर पुनः निर्माण या मरम्मत कराने का अधिकार होगा। अब चूंकि इस वीडियो में हम बृहत्तर जो सुधार होता है मरम्मत, जिसको बड़ी मरम्मत कहा जाता है, और एक लघु मरम्मत होता है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बस इतना समझिए कि जो मरम्मत का अधिकार होगा ये किराएदार करा सकता है इस कंडीशनों में। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि अगर जो किराएदार द्वारा कोई मरम्मत कराया जा रहा है या कोई मकान मालिक द्वारा मरम्मत कराया जा रहा है या बड़ी मरम्मत कराया जा रहा है तो किसको बड़ी मरम्मत कहेंगे और उसका क्या होगा इफेक्ट किराए पे, उसका हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ बस इतना हम लोग धारा 29 में समझ लेते हैं कि इस प्रकार का किसी क्षति होता है तो उस क्षति के एवज में किराएदार को अधिकार होगा कि यदि उपधारा 1 के अधीन कोई क्षति हो रही है तो 6 महीने के भीतर निर्माण करा सकता है, वो किराएदारी के अधीन माना जाएगा। और वो उपधारा 2 के अधीन यदि कोई गिनाए गए तरीकों से यदि कोई क्षति होती है तो 1 महीने के अंदर वो अपना निर्माण करा सकता है। अब इसके प्रोविजो ये है कि यदि ऐसी क्षति स्वयं उसके त्रुटिपूर्ण कार्य या चूक के कारण हुई हो तब वहाँ ये लागू नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि ऐसे किसी पुनः निर्माण या मरम्मत के संबंध में जो उसने मकानदार को उपरोक्त सूचना देने के पूर्व अथवा ऐसी सूचना देने के बाद 15 दिन की अवधि बीत जाने के पूर्व कर लिया हो, अथवा यदि मकानदार ने इस बीच धारा 21 के अधीन कोई आवेदन पत्र दिया हो तो उस आवेदन पत्र के निस्तारण के पूर्व कर लिया हो तो वहाँ ये लागू नहीं होगा। ये जो भी कंडीशन है इस धारा में, धारा 21 के तहत अगर जो निर्मुक्ति का आदेश के लिए कोई आवेदन दिया गया है और उस दौरान यदि कोई किराएदार द्वारा कोई निर्माण कर लिया जा रहा है तो वहाँ पे ये प्रोविजो का लाभ उसको नहीं मिलेगा। फिर इसका सी कह रहा है कि ऐसे किसी पुनः निर्माण या मरम्मत के संबंध में जो ऐसी क्षति होने के या मकानदार द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र दिए जाने पर उसके निस्तारण से 6 महीने की अवधि के बाद की हो, उस उपबंध का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई पुनः निर्माण या मरम्मत के संबंध में कोई ऐसी क्षति जो हुई है मकानदार द्वारा, कोई आवेदन पत्र दिया गया है न्यायालय में और उसके निस्तारण हो जाने के 6 महीने के पश्चात यदि कोई किराएदार द्वारा कोई ऐसा निर्माण कराया जाता है तो उसके लिए यह उपबंध लागू नहीं होगा। ये बार बार उपबंध लागू नहीं होगा, इसके कहने का तात्पर्य है कि जब हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक बड़ी मरम्मत होती है या कोई ऐसी मरम्मत होती है तो सुधार माना जाता है और किराएदारी में प्रति महीना 1% के हिसाब से उसको मर्ज किया जाता है, माने किराएदारी में उसको काटा जाएगा। तो वही चीज ये बात करें फिर उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, हम उसका अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग यही देख लेते हैं धारा 29 में कि क्या कहा गया है, क्या क्या करा सकता है। अब वो धारा 3 ये करा है, यदि किराएदार ने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व कोई पुनः निर्माण या मरम्मत पुराने अधिनियम की धारा 19 के अधीन अपने अधिकार का प्रयोग करके कर ली हो या वह इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद 1 या उपधारा 2 के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग में करे तो इस प्रकार पुनः निर्मित या मरम्मत की गई संपत्ति उसकी किराएदारी में समाविष्ट हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि किराएदार को किराएदारी जारी रहने के दौरान या उसकी समाप्ति के पश्चात इस प्रकार पुनः निर्मित या मरम्मत की गई संपत्ति या उसके किसी भाग को गिराने अथवा अचल किस्म के किन्हीं फिक्सरों से भिन्न संपत्ति के प्रयुक्त किसी सामग्री को हटाने का अधिकार नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि किराएदार को जो अधिकार दिए गए हैं वो असीमित अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा फिक्सर है या कोई इस प्रकार का परमानेंट ऐसी कोई चीज है जो उस मकान में संलग्न है तो उसको तोड़फोड़ करके हटाने से संबंधित ये परमिशन नहीं देता है। अब वो धारा 3 का सी कह रहा है कि धारा 2 की उपधारा 2 में निहित किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार पुनः निर्मित भवन पर लागू होंगे। प्रतिबंध यह है कि ऐसे भवन के संबंध में धारा 21 के अधीन उसकी उपधारा 1 के खंड ख में उल्लिखित कारण से कोई आवेदन पत्र उपरोक्त पुनः निर्माण की समाप्ति के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ग्राह्य नहीं होगी। अर्थात जो निर्माण की बात की गई है इसके कहने का तात्पर्य है कि जब हम लोग धारा 21 के उपधारा के खंड 2 पढ़ते हैं उसमें ये कहा गया है कि कोई जीर्णावस्था में मकान हो जाए तो उसके गिराने के लिए निर्मुक्त कराया जाता है मकान।
तो उसके लिए कह रहा है कि यदि कोई आवेदन दिया गया है, उस पर कोई कार्य किया गया है, तो उसके करने के 3 वर्ष के भीतर की मतलब उसके पहले कोई आवेदन ग्राह्य नहीं होगा। मतलब जो भी कोई आवेदन दिया जाएगा तो फिर अब 3 वर्ष के पश्चात ही दिया जाएगा। तो इस प्रकार से धारा 29 में हम लोगों ने देखा कि कोई यदि रिष्टि हो जाता है, तो यदि प्राकृतिक आपदा के कारण, तो 1 महीना के भीतर उस किराएदार को अधिकार होगा कि उसको मकान को दुरुस्त करवा ले, ठीक करा ले। और यदि सार्वजनिक उपद्रव के कारण से कोई क्षति उस मकान में होता है, तो उसे अधिकार होगा कि उसका मरम्मत 6 महीने के भीतर करा ले। अब हम लोग देखेंगे धारा 29 कैपिटल ए। इसमें अभी हमने चर्चा किया था कि भूमि के संबंध में धारा 29 कैपिटल ए एक किराएदार को संरक्षण प्रदान करता है। अभी तक भवन के संबंध में हम लोगों ने देखा, यहाँ भूमि से संबंधित है। अब देख लेते हैं, ये कह रहा है धारा 1, इस धारा के प्रयोजनार्थ पर किराएदार और मकानदार के अर्थ शब्द भवन के स्थान पर शब्द भूमि को रखते हुए क्रमशः वही होंगे जो धारा 3 के खंड क और अ में उनके लिए दिए गए हैं। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो बातें भूमि के संबंध में, मतलब मकान के संबंध में मकान मालिक और किराएदार का जो अर्थ होगा, वही भूमि के संबंध में भी होगा। उपधारा 2 कह रहा है कि यह धारा केवल उस भूमि पर लागू होगी जो इस धारा के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किराए पर दी गई है, यदि किराएदार ने मकानदार की सहमति से कोई अस्थायी संरचना की हो और उसके निष्पादन पर व्यय किया हो। कहने का तात्पर्य इसका यह है कि कोई ऐसी भूमि है जिसपे मकान मालिक के सहमति से खुद किराएदार द्वारा निर्माण कराया गया है और मकान मालिक ने इस बात की सहमति दी है कि तुम खर्च करो और इसका हम निष्पादन करेंगे। अब उपधारा 3 कह रहा है कि इस धारा में आगे दिए गए उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी भूमि के संबंध में धारा 20 के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी भवन के संबंध में लागू होते हैं। अर्थात जो धारा 20 में किसी किराएदार के विरुद्ध मकान को खाली कराने का मकान मालिक का जो अधिकार दिया गया है, जो आधार उसमें गिनाए गए हैं, उन आधारों पर किसी भूमि के संबंध में भी एक मकान मालिक किराएदार को बेदखल करने का वह दाखिल कर सकता है। अब उपधारा 4 इसका कह रहा है कि किसी भूमि का किराएदार जिस पर यह धारा लागू होगी, मकानदार को ऐसे किराए का जो दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमत हो और किसी सम्मति के न होने पर उपधारा 5 के अनुसार अवधारित किराए का देनदार होगा। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि दोनों पक्षकार द्वारा सहमति है तो वही सहमति के आधार पर जो किराया तय होगा वो किराएदारी मानी जाएगी। यदि नहीं है तो उपधारा 5 के तहत जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा तय किया जाएगा वो किराएदारी मानी जाएगी। लेकिन यह भी और किराएदारी चाहे इनकी सहमति से हो चाहे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हो। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस अधिनियम का विस्तार धारा 2 के अधीन 2000 रुपये से अधिक पे लागू नहीं होगा। मतलब जो भी किराया निर्धारण होगा वो 2000 के नीचे ही होगा पर महीने। अब उपधारा 5 कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट मकानदार या किराएदार के आवेदन पत्र पर ऐसी भूमि के संबंध में देय वार्षिक किराया जो भूमि के बाजार मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से अवधारित करेगा और ऐसा किराया उपधारा 6 में दी गई व्यवस्था के सिवाय भूमि किराए पर देने की अवधि की समाप्ति के या इस धारा के प्रारंभ के दिनांक से जो भी पश्चातवर्ती हो देय होगा। मतलब जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा तय किया जाएगा, अगर जो सहमति नहीं बनती है तो जो बाजार मूल्य होगा वहाँ का उसके 10% के हिसाब से उसका तुलनात्मक किराया मान लिया जाएगा। अब उपधारा 6 कह रहा है कि इस धारा के प्रारंभ के ठीक दिनांक से पहले विचाराधीन किसी वाद या अपील या अन्य कार्रवाई में कोई डिक्री किराएदार की किसी भूमि से जिस पर यह धारा लागू होती हो बेदखली के लिए धारा 20 की उपधारा 2 के में उल्लिखित एक या अधिक आधार के सिवाय नहीं दी जाएगी और निष्पादित नहीं की जाएगी। यदि किराएदार इस धारा के प्रारंभ से 3 महीने की अवधि के भीतर न्यायालय में आवेदन पत्र द्वारा वादकालीन संपूर्ण अवधि के लिए और आगे भूमि के बढ़े हुए किराए की भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 10% प्रति वर्ष की दर से वाद व्यय सहित जिसके अंतर्गत किसी अपील या किसी निष्पादन या अन्य कार्रवाई का व्यय भी है मकानदार को बिना शर्त देने का प्रस्ताव करता है। उपधारा 6 का कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई वाद दाखिल किया गया है मकान मालिक द्वारा और किराएदार द्वारा जो किराया भी उपधारा 5 में हम लोगों ने देखा कि 10% जो बढ़ोतरी के साथ
और जो उसके मकान मालिक द्वारा जो बाद व्यय है उसको देने का प्रस्ताव यदि रख दिया जाता है किराएदार द्वारा, तो न्यायालय की बेदखली का आदेश नहीं दिया जाएगा, न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश नहीं दिया जाएगा। यही बात धारा 29 के कैपिटल ए का उपधारा 6 कह रहा है। अब उपधारा 6 का बी जो बता रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक ऐसे मामले में बढ़ा हुआ किराया उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी उस न्यायालय द्वारा उधारित किया जाएगा जिसके कब्जे में मामला किसी प्रकरण पर हो। अर्थात ये कह रहा है कि यदि धारा 29 के उपधारा 5 में जो निर्धारित करने का जो जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है पावर, उस पावर का इस्तेमाल यदि विचाराधीन किसी न्यायालय में मामला है, चाहे वो जिस प्रकरण पे हो, अपील के हो, पुनरीक्षण के हो, तो उस न्यायालय द्वारा भी किराया उधारित किया जा सकता है। अब इसका सी कह रहा है उपखंड सी की किराएदार द्वारा ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय इस बात के लिए नियत करे उपरोक्त रूप में ऐसे बढ़े हुए किराए का व्यय सहित भुगतान वादी या डिक्रीदार या उसके वकील को यथा विधि हस्ताक्षरित रसीद के प्रतिदार करने पर या निक्षेप न्यायालय में करने पर न्यायालय की बेदखली के लिए वाद को खारिज कर देगा, यथास्थिति डिक्री विमोचित कर देगा और तत्पश्चात किराएदारी इस प्रकार बढ़े हुए किराए के आधार पर प्रतिवर्ष चलती रहेगी। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई मामला विचाराधीन है और विचाराधीन के दौरान ये इस अधिनियम का जो धारा 29 कैपिटल ए है प्रावधान आया है, तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि यदि किराएदार द्वारा जो पैसा देने की बात हो रही है प्रति वर्ष के हिसाब से, वो अगर जो दे दिया जाता है तो फिर वो कोई डिक्री दी भी गई होगी तो उसको विमोचित कर देगा और उसको अधिकार होगा किराएदार को कि वो उस किराएदारी वाली भूमि पर बना रहे और वो पैसा देता रहे। अब उपधारा 6 का डी कह रहा है कि यदि किराएदार इस प्रकार नियत समय के भीतर जिसके अंतर्गत बढ़ाया गया समय यदि कोई हो भी है जिसे न्यायालय नियत करे या पर्याप्त कारण से स्वीकृत करे, उक्त धनराशि का भुगतान न करे तो न्यायालय उस मामले में उसी प्रकार कार्रवाई करेगा मानो इस धारा के